आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भविष्य में राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस संभावना पर आपके सामने कुछ विश्लेषण रखा जाएगा। कोई भी इस तरह का विश्लेषण जो होता है वो संभावनाओं तक ही होता है, वास्तविकता तो समय के साथ प्रकट होती है। लेकिन अगर हम कारकों पर विचार करें, देखने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी लगातार राहुल गांधी को ग्रूम करने का, उनको विकसित करने का प्रयास कर रही है। निरंतर उनके ऊपर वर्क किया जा रहा है, उनको आज़ादी दी जा रही है और धीरे धीरे उनका उत्थान भी हुआ है। राजनीतिक समझ जो है उनके अंदर विकसित हुई है। हालांकि बीजेपी ने एक समय उनको पप्पू घोषित कर दिया था और इसको लेकर के बड़ा मजाक भी उनका उड़ाया जाता था, लेकिन उन सारी स्थितियों से उबरते हुए राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं अपनी एक जो हैसियत होती है, एक कह सकते हैं कि एक अपना इंसान का अपना व्यक्तिगत मूल्य होता है, उसको स्थापित करने में सफलता उन्होंने प्राप्त की है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब आप संसद में देखेंगे जो भाषण होता है, राहुल गांधी जो भाषण करते हैं वो चर्चा का वो विषय बन जाता है भाषण। वजह यह है कि निरंतर क्योंकि वो फील्ड में काम कर रहे हैं। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना ढांचा बनाया हुआ है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि वर्ष 2029 में बीजेपी को चुनाव में हरा पाना, अगर वो होता है उसी समय चुनाव, तो ये बहुत ही दुष्कर काम होगा, बहुत ही कठिन होगा। इसलिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी निरंतर काम करते हैं और उन्होंने पार्टी के अंदर इतना, हम कह सकते हैं, सशक्त केंद्रीकरण किया हुआ है कि वो अपनी इच्छाओं के हिसाब से ही पार्टी को चला रहे हैं। तो जब इस तरह का केंद्रीकरण दिखाई पड़ता है तो फिर हरा पाना आसान नहीं होता है। आज बीजेपी के पास पैसा भी है, बीजेपी के पास कार्यकर्ता भी हैं, बीजेपी किसी भी प्रकार के, हम समझते हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में जो भी बौद्धिक लोग होते हैं, बीजेपी उनको जो है वो धन के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनसे विश्लेषण करा सकती है। कमरे में बैठ करके विश्लेषण होते रहते हैं और बाकायदा रिपोर्ट तैयार की जाती है और बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर सारे बिंदुओं के आधार पर चर्चा की जाती है, तब चुनाव में उतरा जाता है। और ये सारी प्रक्रिया चुनाव से बहुत पहले होती है। 1 साल का समय रहता है तो बीजेपी तैयारी शुरू कर देती है उस राज्य में चुनाव के लिए और बाकायदा विधानसभा के हिसाब से पूरा विश्लेषण कर लिया जाता है और फिर एक कार्य योजना निर्मित की जाती है और फिर उसको जो है वो लागू करने के लिए संस्तुति कर दी जाती है और उसी हिसाब से सारा काम कर लिया जाता है। तो कहने का अर्थ ये कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है बहुत ही संगठित रूप से लड़ रही है। उसमें ये देखा जाता है कि अगर हमें महिलाओं का वोट लेना है तो कोई योजना 1000, 2000, 1500 रुपये की ऐसे घोषित कर दी जाती है, जैसे लाडली बहना योजना, इस तरह की योजनाएं जो नाम से संचालित की जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि कम से कम जो भी योजना घोषित की जाती है तात्कालिक रूप से लाभ किसी न किसी तौर पर ले लिया जाता है। तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में उतरते हुए उसका प्रयोग करते हुए बीजेपी चुनाव लड़ती है, जिसके वजह से जीत जाती है वो। अब आती है कि समाज को जो है विभाजित करने की बात, धर्म के आधार पर जो ध्रुवीकरण चल रहा है, तो राजनीति वर्तमान में हम उसमें नैतिकता की बात को बहुत सोच नहीं सकते हैं। तो उसमें तो अभी जो लक्ष्य चल रहा है कि पार्टी जीतती रहे, इसी पर पार्टियों का अपना पूरा फोकस रहता है और साम दाम दंड भेद ये सारी नीति अपनाई जाती है। जिस रूप में भी किसी विधानसभा में या किसी संसदीय क्षेत्र में विजय हासिल हो सके उस रूप को निर्धारित किया जाता है, उसमें नैतिकता के बारे में कोई विचार नहीं किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें जितनी भी पार्टियां उसमें शामिल हैं, उनके बीच अगर सही समन्वय नहीं हुआ और ढीला एक लचर संगठन चलता रहा तो जो चुनाव अगला होगा उसमें जीत पाने की संभावना नहीं होगी। लेकिन जो चुनाव अगला होना है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी की फिर भविष्य में जो संभावना होगी वो बहुत ही क्षीण होती चली जाएगी, क्योंकि बीजेपी किसी भी हालत में चुनाव को लूज नहीं करेगी, वो हारेगी नहीं। उसके लिए क्योंकि बीजेपी लगातार जीत रही है। हरियाणा के अंदर आप देखें कि एक तरह की बात की जा रही थी कि बीजेपी जो है चुनाव हार जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि जो संगठनात्मक स्तर पर बीजेपी अंदर से काम करती है उसकी जानकारी लोगों को रह नहीं पाती है। अभी आप देखें तो भारत के अंदर अगर हम कह सकते हैं कि भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है। भारत के संविधान की मंशा के हिसाब से अगर देखें तो अभी निर्वाचन आयोग में जो सदस्यों की नियुक्ति हो रही है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं है, क्योंकि निर्वाचन आयोग के जो भी सदस्य होंगे वो सदस्य अपनी निष्ठा किसी को दे सकते हैं। वो
असंगत रूप से भी काम कर सकते हैं। इसीलिए तो भारत के अंदर आप देखें कि न्यायाधीशों को हटाने की भी प्रक्रिया है। यानी भारत का संविधान ये मान के चलता है कि लोग असंगत कर्म कर सकते हैं, किसी के पक्ष में गोपनीय ढंग से काम कर सकते हैं। तो इसीलिए जो उनको हटाने की प्रक्रिया संविधान में लिखी गई है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग के जो भी सदस्य आएंगे, जो भी अध्यक्ष आएंगे, वो पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के काम करेंगे। ये संविधान की मंशा ही नहीं है। संविधान तो सबको शक की दृष्टि से देखता है कि कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकता है। इसीलिए पूरी प्रक्रिया संविधान में हटाने की लिखी गई है कि अगर न्यायाधीशों के द्वारा भी कदाचार किया जाता है तो उनके ऊपर भी महायोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी, उनको भी हटा दिया जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि भारत के अंदर जो लोकतंत्र है या जो लोग हैं उनके पास सत्ता होती है। भारत के अंदर हम कह सकते हैं कि ये जो संप्रभुता जिसको हम कहते हैं, देश की संप्रभुता जो है वो राज्य में निहित होती है। तो मान के चले कि राज्य को शक्ति देने का काम कौन कर रहा है? राज्य के निर्माण में घटक की भूमिका किसकी है? लोगों की है। तो इसलिए कह सकते हैं जो शक्ति होती है, मूल शक्ति किसी भी देश की, वो उस देश की जनता के पास होती है। तो भारत में जनता ही सरकारों के स्वरूप को तय करती है। जनता ही जो है वो अपने जनप्रतिनिधियों को तय करती है कि कौन जीतेगा, कौन सरकार में जाएगा। तो इसलिए अगर असंगत रूप से जो है चुनाव में हेर फेर की जाएगी, उसके लिए चुनाव के अधिकारी जो हैं, जो भी उसका ढांचा है निर्वाचन आयोग का, उसमें अगर कहीं त्रुटि होती है या लोगों का जो कह सकते हैं कि जो लोगों का वोट देने का अधिकार होता है उसको अगर जो है वो नाम हटा दिया जाता है, उसमें से लिस्ट से हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है, इस प्रकार की संलग्नता अगर रहती है तो फिर निर्वाचन जो सूची होती है उसमें अगर किसी का नाम हटाया जाता है और निर्वाचन आयोग के किसी भी अधिकारी की संलिप्तता से ऐसा होता है तो भारत के संविधान का एक बहुत बड़ा उल्लंघन है और ये दंडनीय अपराध की कोटि में है ये। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सोचना कि कोई ऐसा नहीं करेगा तो ये संविधान की मंशा के हिसाब से नहीं है। लोगों का नाम हटा दिया जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत लंबे समय से भारत में चल रही हैं, कोई आज नई बात नहीं कि बीजेपी के ऊपर ऐसा आरोप होता है। ऐसा आरोप दूसरी पार्टियों पर भी लगता है और भारत के अंदर जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ के कार्यकर्ता इस प्रकार का काम करते हैं कि लोगों का जो सूचियों से नाम हटवाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि वर्तमान में जो अभी निर्वाचन आयोग को नियुक्त करने की, चयनित करने की जो प्रक्रिया है, जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बताया गया था कि 3 सदस्यों की एक समिति रहेगी जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, भारत के प्रधानमंत्री होंगे और मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो ये व्यवस्था ज़्यादा लोकतांत्रिक दिखाई पड़ रही है। इससे निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होंगे वो निष्पक्ष ढंग से वहाँ पर जाएंगे। लेकिन अभी तो भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, उनके द्वारा नामित कोई कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। तो ऐसे में तो जो भी सदस्य नियुक्त होकर के आएंगे वो सीधी सी बात है कि सरकार जो वर्तमान चल रही है उसी के रहेंगे वो निर्वाचन आयोग में, जिसको भी अपॉइंट किया जाएगा। और इस पर जो है वो आरोप भी लगाया जा रहा है, लोग इस व्यवस्था को पसंद नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को तत्काल जो है वो इस पर दखल देते हुए जो सरकार ने व्यवस्था स्थापित की उसको असंवैधानिक घोषित करते हुए उसको रद्द कर दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पुष्ट करने वाला ये रूल नहीं है कि जो है सरकार जो है वो निर्वाचन आयोग के सदस्यों को नियुक्त करेगी। वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है तो वो पूरी तरीके से संविधान की मंशा के हिसाब से नहीं है। ऐसे हम लोकतंत्र को कैसे पुष्ट करेंगे? तो सरकार तो फिर अपने लोगों को ही, जो सरकार के प्रति भक्त हैं या जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनके प्रति भक्ति कहीं ना कहीं तो प्रदर्शित की जा सकती है अगर हम ऐसा लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि संविधान तो किसी के प्रति जो है वो अपनी निष्ठा नहीं देता है, वो सत्ता देता है लेकिन हटाने का प्रावधान भी कर देता है। तो एक दायरे में रह करके ही लोगों को काम करना होता है। तो वो काम जो संविधान की मंशा के हिसाब से नहीं है, उसकी आत्मा के हिसाब से नहीं है, उसको जो है वो सहन नहीं किया जाना चाहिए। अगर जनता जो है आज जागरूक होती, धर्म के आधार पर जो ध्रुवीकरण चल रहा है, लोगों को बांटा गया है, जिसके आधार पर जो सरकार की जो व्यवस्था है इसका लोग विरोध नहीं कर सके, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, उसका समर्थन करता है, और बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस के पक्ष में हैं। तो जो पार्टीवाद की जो हमारे कह सकते हैं देश के अंदर जो हवा चल रही है, ये भी संविधान की मंशा के हिसाब से नहीं है। लोग किसी भी हालत में किसी पार्टी को जो है उनके प्रति प्रेम रख सकते हैं। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है, लोगों को लग रहा है कि सरकार सही काम कर रही है, तो लोग जो है वोट दे सकते हैं, देते रहें, लेकिन अपनी निष्ठा नहीं समर्पित करें। कारण यह कि अगर आप अपनी निष्ठा दे देंगे तो फिर असंगत कर्म करने पर भी वोट देते रहेंगे, ये हो जाएगा। संविधान ऐसा नहीं कहता है। संविधान जो है वो लोगों के अंदर वैज्ञानिक सोच को डेवलप करने के लिए उसमें बातें दिखाई पड़ेंगी।
यानी अगर हम एक वाक्य का भी प्रयोग कर देते हैं तो उसका खुलासा जब हम करेंगे तो ये बात पता लगेगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है लोगों को विकसित करना चाहिए, संविधान में ही लिखा हुआ है। और जब हम खुद सरकार को मनोनीत कर रहे हैं, हम उसको चयनित कर रहे हैं, हमारे तरफ से ही जनप्रतिनिधि जाते हैं, हम ही उनको जो है कहीं ना कहीं हमारी संस्तुति के आधार पर लोग विधायक बन पाते हैं, सांसद बन पाते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी आधार पर अगर वो बटेंगे तो भी किसी पार्टी से कोई उम्मीद न करे। वो भारतीय जनता पार्टी की ही बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने हिसाब से देश का विकास करने का स्वरूप निर्धारित किए हुए वो उसी आधार पर वो उसको देश को आगे ले जा रही है। अब अर्थशास्त्री या दूसरे विपक्ष के विद्वान जो हैं, जो कि सरकार की नीतियों की बारीकी से मतलब उसको देखने का काम करते हैं, परीक्षण करते हैं, आलोचना करते हैं, तो उनकी अपनी बातें भी लोग सुनते हैं। कहने का अर्थ ये है कि सरकार अपने हिसाब से आगे बढ़ती है, लेकिन अगर व्यवस्था सही नहीं होगी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो उसका धरातल अगर सही नहीं होगा तो फिर हम सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। अभी निर्वाचन आयोग में जो सदस्यों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो संविधान की मंशा के हिसाब से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जब मंतव्य नहीं माना जा रहा है, सरकार नहीं मान रही है, तो किस आधार पर सरकार नहीं मान रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो व्यवस्था दिया था ना कि 3 सदस्यों की समिति रहेगी, जिसमें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता रहेंगे, भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे और मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। तो ये व्यवस्था ज़्यादा सही है, लेकिन सरकार ने इसको बदल दिया। तो कहने का अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देते हुए इसको पूरी तरीके से सरकार के इस कृत्य को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करेगा। सरकार से हम उम्मीद नहीं कर सकते। सरकार अपने हिसाब से चीज़ों को निर्मित करती है। हालांकि सरकार रहती तो संविधान के दायरे में ही, लेकिन बहुत सारा ऐसा कर्म भी दिखाई पड़ता है जो संविधान की आत्मा के हिसाब से नहीं होता है। ऐसे में जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, सदस्य हैं, आयुक्त हैं, वो पूरा निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। तो अगर सरकार के द्वारा ही मनोनीत किसी सदस्य को नियुक्त किया जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो संविधान में विभिन्न पदाधिकारियों को हटाने, उनको निकालने की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो संविधान खुद ही मानता है कि लोग असंगत कर्म कर सकते हैं, इसीलिए महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि सरकार जिस सदस्य को नियुक्त कर रही है वो सदस्य जो है पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे, जबकि संविधान खुद जो है लोगों को, पदाधिकारियों को शंका की दृष्टि से देखता है और उसके प्रावधान किए गए हैं कि कदाचार करने पर उनको हटा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि लोग कदाचार कर सकते हैं, असंगत कर्म कर सकते हैं। तो इसलिए संविधान में अगर हम देखें, संविधान को बारीकी से पढ़ने की कोशिश करें तो ये बात मिलेगी। लेकिन वर्तमान में जो सरकार जो चाह रही कर ले रही है, क्योंकि उसको लगता है कि विभिन्न राज्यों में विजय हासिल हो रही है, लोगों का एक सशक्त सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए हम अपने हिसाब से काम करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर इसी प्रकार से जनता खामोश रहेगी या इस प्रकार से कर्म किए जाएंगे तो आगे जाकर और विकृति पैदा हो जाती है। किसी भी हालत में भारत के अंदर लोगों के पास से अधिकार जो है वो छीना नहीं जा सकता। अगर कोई छीनने का प्रयास करेगा, लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी देश की एक पार्टी है और वो अपने हिसाब से चल रही है, उसको पूरा अधिकार है अपने ढंग से काम करने का, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, तभी तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। और बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं भी करते हैं, वो सही नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग मोदी के, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, बहुत सारे लोग कठोर आलोचक हैं। और मीडिया के में भी ये बात दिखाई पड़ती है कि लोग आलोचना कर रहे हैं, विदेश नीति की आलोचना कर रहे हैं। तो ये सब लोकतंत्र में आलोचना और इस तरह से प्रत्यालोचना का चीज़ें चलती रहती हैं, समालोचना होती रहती है। लेकिन जो लोकतंत्र का धरातल है उस धरातल को विकृत नहीं किया जाना चाहिए। अभी जो सरकार ने जो ये कार्य किया है कि जिसमें सरकार अपने हिसाब से जो है वो निर्वाचन आयोग के सदस्यों को नियुक्त कर रही है, ये पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है और इसको जो पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। बीजेपी के प्रति ऐसी निष्ठा ना हो जाए कि हमारी आंख बंद हो जाए, हम तर्क से बाहर चले जाएं, क्योंकि हम अपने माता पिता के प्रति तो ये सोच सकते हैं कि वो हमारे लिए कभी भी गलत नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे सदस्यों के बारे में ऐसा नहीं सोचा जा सकता। समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे अनुभव है जहां लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर जो है गद्दारी की है, लोगों को मारा है। ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अगर आप देखें तो इतिहास के आईने में अगर जाएंगे तो रिश्तों को तार तार किया गया। इसलिए हमें अपनी निष्ठा जो है वो अपने, हम कह सकते हैं कि हम अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति, जो लोग अच्छे हैं उनके प्रति हम समर्पित रहें। लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनके प्रति ऐसी निष्ठा ना हो जाए, ऐसी भक्ति ना हो जाए कि हम पूरी तरह से अंधे हो जाएं। चाहे कांग्रेस के प्रति हमारा वो प्रेम हो, चाहे किसी पार्टी के प्रति हो, तर्क को छोड़ करके और कह सकते हैं कि अपनी बुद्धिमत्ता को छोड़ करके जब कोई कर्म किया जाता है तो उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। जर्मनी के लोगों ने
हिटलर को पसंद किया, हिटलर के साथ लगे रहे, हिटलर का उत्थान होता रहा, लेकिन नतीजा क्या निकला? हिटलर की नीतियों की वजह से जर्मनी का विभाजन हो गया, कितने लाखों लोग जो है मारे गए और जर्मनी लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो कहने का अर्थ यह है कि एक समय जर्मनी का उत्थान हुआ था, लेकिन कुछ कालखंड के बाद जर्मनी का एक सबसे पतन हो गया, विभाजन हो गया। बाद में फिर एकीकरण हुआ, लेकिन कितना कष्ट है। लेकिन आज वही जो एक भीषण रक्तपात, दंड और कह सकते हैं उत्पात की स्थिति वहां पैदा हुई थी, उससे लोगों ने सबक हासिल किया और आज वहां पे आपको इस तरह का कोई भी मामला देखने को नहीं मिलेगा। वहां कट्टरता को पसंद नहीं किया जाता है किसी भी रूप में, कोई हिटलर का नाम भी ऐसे नहीं ले सकता। ये वहीं के लोग हैं और वही लोग थे, अगर आप पहले देखेंगे, जो हिटलर के बहुत बड़े समर्थक थे। तो कहने का अर्थ ये है कि हम राजनीति करें, राजनीति में हमारी दिलचस्पी है, तभी तो भाई हम ये तो सरकार को चयनित कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी निष्ठा न बेच दें। तो राहुल गांधी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये डिपेंड करेगा कि कांग्रेस पार्टी का जो ढांचा है वो किस तरीके से निर्मित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जिस आधार पर अपना ढांचा चला रही है, उस आधार पर कांग्रेस पार्टी का जो ढांचा है वो सुसंगत नहीं है। उस ढांचे के आधार पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। ये सोचना कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दे देंगे, तो जब प्रबंध इतना सशक्त किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि लोगों को कह सकते हैं कि हर प्रकार का हरबा इस्तेमाल करके सारे उपायों को प्रयोग में ला करके बीजेपी लगातार जीत रही है, तो कांग्रेस पार्टी उस मामले में बहुत पीछे है। तो संगठनात्मक स्तर पर काम करने की कांग्रेस पार्टी की जितनी प्रवृत्ति होगी, उस पर जितना काम किया जाएगा, राज्यों में जिस तरह से चीज़ें, जो संगठनात्मक ढांचा है उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कमज़ोर है, उसको स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। पार्टियों से सिर्फ तालमेल नहीं किया जाए कि वो क्षेत्रीय स्तर की पार्टियों से हमारा तालमेल हो गया तो हम जीत लेंगे, बल्कि जो कांग्रेस पार्टी का ढांचा है, कार्यकर्ताओं का हम कह सकते हैं जो जाल है, वो जो कमज़ोर हुआ है, उसको सशक्त करने की ज़रूरत है। ढांचागत प्रवृत्ति को मजबूत करना और साथ में क्षेत्रीय पार्टियों से सही समझौता करना, निरंतर कार्य करना और चुनाव से पहले ही अपनी नीतियों की घोषणा कर देना। भी हो रही रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में जो भी घोषणा पत्र जारी करती है, वो चुनाव के कुछ समय बाद जारी करती है, लोगों को सूचना नहीं मिल पाती है सही समय पर, यानी 1 साल से के अंदर ही अपना घोषणा पत्र जारी कर देना, प्रचार करना उसका, तब जाकर हम कह सकते हैं कि बीजेपी से टक्कर ली जा सकती है, क्योंकि बीजेपी चुनाव की तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर देती है और जिसका नतीजा बीजेपी को मिलता है। तो इसलिए जब साम दाम दंड भेद की राजनीति चल रही है, तो हम ये सोचें कि भी एक परसेप्शन बन जाएगा राहुल गांधी के प्रति, जिस वजह से लोग वोट दे देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हरियाणा के अंदर जो एक परसेप्शन बना था, कहाँ नतीजा आया? नतीजा तो आ गया आपके भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर ये माना जा रहा था कि बीजेपी वहाँ जीत नहीं पाएगी, लेकिन बीजेपी वहाँ जीत गई और बीजेपी ने सारा, हम कह सकते हैं सारा प्रबंध किया, सारे कर्म किए, उसमें नैतिकता भी है, अनैतिकता भी है। जब साम दाम दंड भेद चल रहा है, तो फिर बीजेपी तो उस आधार पर राजनीति कर ही रही है। तो कांग्रेस पार्टी को भी अपना ढांचा इस तरीके से बनाना पड़ेगा ये चुनाव से बहुत पहले ही संगठनात्मक स्तर पर मजबूती लाई जाए, क्योंकि जिस कार पे हम चल रहे हैं और लंबा सफ़र है, तो कार का जो टायर वगैरह और उसमें जो भी यंत्र लगे हैं कमज़ोर होंगे, ढांचा सही नहीं होगा तो कार आगे जाकर के रुक जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ढांचे को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये डिपेंड करेगा कि वो संगठनात्मक रूप से पार्टी को कितना मजबूत करते हैं। हर राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी जहाँ मजबूत है, वहाँ उसका ढांचा बहुत त्वरित होना चाहिए, सारा प्रबंध किया जाए, मीडिया से लेकर के सारी चीज़ें, लोगों से कनेक्टिविटी की जाए, क्षेत्रों में दौरा किया जाए, अलग अलग प्रकार के दल बनाए जाएं, वहां भेजा जाए, निरंतर गांव में प्रचार प्रसार होना चाहिए। जहां मेला लग रहा है, जहां जैसे कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, वहां कांग्रेस पार्टी की उपस्थिति होनी चाहिए थी। सेवा दल बनाए जाएं, लोगों की सेवाएं की जाएं। तो कहने का अर्थ है कि राजनीति को सेवा से जोड़ दिया जाए। जितना ज़्यादा लोगों से कांग्रेस पार्टी कनेक्ट होती चली जाएगी, तो लोगों से संपर्क होगा, तो वो संपर्क का नतीजा आएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पेट्रोल पंप पे जो तस्वीर लगी रहती है, देखें तो एक मनोवैज्ञानिक कार्य है, लगातार उनकी तस्वीर लोग देख रहे हैं। इसी तरीके से जो अनाज जो है जिस बोरे में दिया जाता है, जिस थैले में दिया जाता है, उसमें उनकी तस्वीर रहती है। हर जगह वो अपने को कहीं ना कहीं रेलिवेंट बनाए हुए, प्रासंगिक बनाए हुए, जिसके वजह से कहीं ना कहीं वो उसका भी असर पड़ रहा है मनोवैज्ञानिक रूप से। जिस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि यही ज़्यादा सशक्त हैं, किसी और का जीत पाना मुश्किल है। तो जो लोग अब वोट अगर देना भी चाहते हैं तो फिर नहीं देते हैं, लगता है कि देंगे तो वो होगा क्या, वो जीतेगी वही, और वोट दे देते हैं इस आधार पर। इसलिए ज़रूरी है कि मीडिया के क्षेत्र में भी अपने को मजबूत किया जाए और सबसे ज़्यादा जोर ढांचे पर दिया जाए, क्योंकि पार्टी चलती है ढांचे के आधार पर। अब उसमें जो निष्ठावान कार्यकर्ता कैसे लिया जाए, उसके लिए हम कह सकते हैं कि इंटरव्यू की एक शुरुआत की जा सकती है, लोगों से लगातार मिला जा सकता है
किसी क्षेत्र पर फोकस करके वहाँ पर एक ढांचे को मेंटेन कर लिया जाए, फिर दूसरे राज्य पे फोकस किया जाए। तो इस तरह से हम कार्य कर सकते हैं। जब तक कि कांग्रेस पार्टी अपने ढांचे को सही नहीं करेगी, समर्पित कार्यकर्ता उसकी पार्टी में नहीं आएंगे, काम करने वाले उनको काम दिया जाए, उस काम का अवलोकन किया जाए, यानी टीमें अलग अलग दल गठित किए जाए राज्यों में और उनको भेजा जाए कि आप इस इलाके में जाएंगे, और जाने के बाद बाकायदा वीडियोग्राफी भी कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर कराएगी और फिर लोगों से रिपोर्ट ली जाएगी। तो जब इस तरीके से दल जाते रहेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा निरंतर कार्य किया जाता है, तो बीजेपी को उसका लाभ मिलता है, क्योंकि पूरे कार्यकर्ताओं का जाल आरएसएस का पूरे भारत में फैला हुआ है। उनके द्वारा सेवा के बहुत सारे काम किए जाते रहते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं उनकी निष्ठा रहती है, उसी निष्ठा का नतीजा राजनीतिक तौर पर निकलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा निष्ठा लोगों के अंदर पैदा की जाए कांग्रेस पार्टी के प्रति। तो जब हम निष्ठा को कहीं ना कहीं सेवा के आधार पर क्रय करेंगे, उसको जो है वो आकर्षित करने का काम करेंगे, उसका नतीजा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो सिर्फ गठबंधन बना करके चुनाव में कुछ समय से पहले घोषणा पत्र जारी करके कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाएगी। बीजेपी को हरा पाना बहुत कठिन है। बीजेपी जिस प्रकार से उसने अपना काम करने का ढंग, ढांचे का ढंग निर्मित किया है, किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना। इसीलिए आप देखें लगातार विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हो रहा है वो बीजेपी उसमें जीत रही है। अब यह आरोप लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं जो है वो हेर फेर किया जा रहा है, सारी बातें की जा रही हैं। तो साम दाम दंड भेद ये तो राजनीति में चल ही रहा है, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर यह कह देना कि कोई पार्टी जीत पाएगी, अभी कम से कम अभी ऐसी स्थिति नहीं है। अभी भी लोग ही निर्णय कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी का क्योंकि ढांचा ही नहीं है, लोगों के पास से कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी कमजोर है। तो राहुल गांधी को इस बारे में सबसे ज़्यादा विचार करना चाहिए कि किस तरह से वो अपनी पार्टी में संगठनात्मक स्तर पर क्रांतिकारी बदलाव करें। अगर वो इस तरह का बदलाव नहीं कर पाएंगे तो मात्र प्रचार करने से, सभाओं के द्वारा संबोधित करने से वोट हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर दूसरी पार्टियों के अपने कार्यकर्ता हैं जिनका संपर्क लगातार बना रहता है, सेवा करते हैं, पैसा भी दिया जाता है, मदद की जाती है। सरकार खुद जो है विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चला करके लोगों को मदद कर रही है। तो ऐसे में जीत पाना आसान नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा कि हम ढांचागत बदलाव कर पाने में और अपनी कार्यशैली को बदलने में कितना सक्षम है। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा करेगी तभी राहुल गांधी की भविष्य में कोई संभावना होगी, वरना ये संभावना जो है वो क्षीण हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जो है अगला भी जीत लेगी। तो यहीं पर अनुमति दे, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।